हाँ जी बच्चों, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम। और वेव ऑप्टिक्स में अब से पहले हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं और डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं। लाइट के ये जो दोनों फिनोमिना हैं, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, दे आर एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग लाइट एज ए वेव। लाइट को वेव मानकर हम इन्हें पढ़ते हैं, प्रूव करते हैं। सिमिलरली तीसरा फिनोमिना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो कि लाइट को वेव नेचर कंसीडर करके ही हम इसे स्टडी करते हैं। बोलो बेटे, इतनी बात समझ आई? पोलराइजेशन होता क्या है अभी मैं आप बच्चों को वो बताता हूँ। इसमें थोड़े बेसिक्स हैं, हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। थोड़ा गहराई में जाएंगे, डूबने लगो तो मुझे बता देना ताकि मैं वापस बाहर निकाल दूँ आपको, ठीक है? फाइन। तो देखो बेटे, पोलराइजेशन क्या है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। इससे पहले मैं थोड़ा सा तुम बच्चों को वेव के बारे में बता देता हूँ, लिटिल बिट। वेव क्या होती है आपने 11th क्लास में पढ़ा है। वेव होता है बेटे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ये होता है बेटे मीडियम में डिस्टर्बेंस के माध्यम से। मीडियम में डिस्टर्बेंस, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ आप जो सुन रहे हैं, ये एयर मीडियम जो है हमारे बीच में, उसके अंदर जो मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो वो सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। और मीडियम की ये डिस्टर्बेंस ही है जो साउंड एनर्जी को मेरे से लेकर आप लोगों तक पहुंचा रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? सिमिलरली हम वेव्स की बात करते हैं तो जो वेव्स हैं, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि दो प्रकार की वेव्स हमारे पास होती हैं। एक होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। इसके अलावा भी हम कई प्रकार की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। वहां पर हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव्स, जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसी में आ जाता है बेटे लाइट, ठीक है? लेकिन अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो तो हम साउंड की भी बात कर रहे थे। साउंड वेव्स वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की हैं। कैसे नेचर की हैं? लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ये हुआ कि जिधर वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। उसी डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल, तो इस प्रकार की वेव होती है बेटे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसमें वेव जिधर जा रही है मीडियम पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करें। अप डाउन मान लीजिए या ऐसे मान लीजिए, लाइक दिस। बोलो बेटे, बात समझ आ रही है? अब हम जिस वेव की बात कर रहे हैं, जिसके पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, वो कौन सी वेव है बेटे? वो लाइट वेव है। कौन सी वेव है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट वेव्स और लाइट वेव्स का पोलराइजेशन। अब लाइट वेव्स का जो पोलराइजेशन है, दो बातें मैं यहां आपको बताना चाहूंगा। क्या सिर्फ लाइट वेव का ही पोलराइजेशन किया जा सकता है? देखो, लाइट वेव्स किस नेचर की है बेटे? ट्रांसवर्स नेचर की है। और पोलराइजेशन के लिए ट्रांसवर्स नेचर का होना जरूरी है। पोलराइजेशन के लिए ट्रांसवर्स नेचर का होना जरूरी है। तो अब अगर ये क्वेश्चन यहां से ये निकल जाए कि क्या साउंड वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर के हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई? इसका मतलब हम सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर की वेव्स को पोलराइज कर सकते हैं। अब पोलराइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि ट्रांसवर्स नेचर की वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है। अब पोलराइज होता क्या है, क्या करना है पोलराइजेशन में, हमें ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, देखो बेटे, ये जो डायग्राम यहाँ पर मैंने बना रखा है, इस डायग्राम में ये ब्लैक एरो जो है वो दिखा रहा है वेव की डायरेक्शन, और रेड एरो जो है वो दिखा रहे हैं मीडियम पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन, कि मीडियम पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहे हैं। मान लो मैं इसे एक्स डायरेक्शन दिखाऊं तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? वाई डायरेक्शन होगी ना। तो वाई डायरेक्शन में जो मीडियम पार्टिकल है वो अप डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये जेड में भी तो कर सकते हैं, इधर हमारी तरफ। यस, ओके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव की। जो हमारे पास लाइट वेव है ना बेटे, लाइट वेव में मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते। लाइट वेव में मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट तो क्या होता है, मान लीजिए कि लाइट वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है। किधर जा रही है बेटे? लाइट वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। और वाई डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चेंज हो रहा है, और जेड डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते, जबकि वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चेंज होते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? और ये हम पीछे 5वीं यूनिट में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली यूनिट में। और अगर मैं आपको ई की इक्वेशन लिखकर बताऊं तो ये आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। हाँ है ना? प्लस का मतलब वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, माइनस का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखो बेटे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये जो इक्वेशन है, ये हमें ये बताती है कि जब टाइम
चेंज होगा 0, T/4, T/2, 3T/4, T और फिर आगे बढ़ता जाएगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 0 से मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, 0 लाइक दिस, इस प्रकार से चेंज होगा। क्या ये बात समझ आई बेटे? तो ये ट्रांसवर्स नेचर है। ये कैसा नेचर है? ट्रांसवर्स नेचर। मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना बेटे, ये ऑप्टिकल फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां से एक और क्वेश्चन निकल के सामने आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट का दिखना और लाइट के दिखने की वजह से होने वाले जो भी एक्सपेरिमेंट्स या प्रोसेस हैं, वो सारे किसकी वजह से होते हैं बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से होते हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो हम इसके अंदर सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। क्लियर हो गया? तो वेव किधर जा रही है हमारे पास? एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर चेंज हो रहा है? किस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है अपनी वैल्यूज को? वाई डायरेक्शन में। हमने वाई डायरेक्शन में ले रखा है ना, हम जेड में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों के बीच में कि नहीं बन रहा? कौन दोनों के बीच में? वेव डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के चेंज होने की डायरेक्शन भी, उसकी वैल्यू अप डाउन किस डायरेक्शन में हो रही है। क्लियर हो गया? इसे बोलते हैं कि ये ट्रांसवर्स नेचर है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। क्या यहां तक बात आई समझ में? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटे, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है? एक अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है तो ये वेव को इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी, सभी डायरेक्शन में। क्या हमारी तरफ भी? यस। क्या अंदर की तरफ भी? यस। मान लीजिए यहाँ हवा में एक पॉइंट सोर्स लेते हैं तो इन ऑल डायरेक्शन लाइट को भेजेगा ना? यस। अगर लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस प्रकार चेंज हो रहा है। अगर लाइट इधर जा रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे चेंज हो रहा है। अगर इधर जा रही है तो लाइक दिस, और इधर जा रही है तो लाइक दिस। हाँ या ना बोलो? यस। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि जो सोर्स है वो सभी डायरेक्शन में लाइट को एमिट करता है, तो सभी डायरेक्शन में लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करता है। भाई सभी डायरेक्शन में लाइट जा रही है तो सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी तो वाइब्रेट करेगा। यस। इसे बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं बेटे? अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या है? जो लाइट सोर्स ऑफ लाइट से निकलती है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। उसके अंदर खास बात यह है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो वो अनपोलराइज्ड लाइट है। कैसी लाइट है बेटे? अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट को हम कैसे शो करते हैं? जैसे मान लीजिए मैं लिखूं अनपोलराइज्ड लाइट और उसे दिखाना चाहूं, तो वेव अगर इधर जा रही है तो अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे दिखाया जाता है, अप डाउन एरो एंड डॉट, अप डाउन एरो एंड डॉट। क्या मेरी बात समझ आई? ये अप डाउन एरो डॉट क्या दिखा रहा है? अप डाउन एरो तो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। डॉट दिखा रहा है कि इधर भी चेंज कर रहा है। क्लियर हुई बात? क्या तो इट विल चेंज इट्स वैल्यू इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। इट विल चेंज इट्स वैल्यू इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। क्लियर हुई बात? तो ये होगी हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट। क्या होगी बेटे? अनपोलराइज्ड लाइट। अब मान लीजिए इस अनपोलराइज्ड लाइट के रास्ते में मैं कोई भी एजेंसी रख दूं। एजेंसी को भी बताऊंगा कि एजेंसी कौन है। मैंने इसके अंदर एक क्रिस्टल रख दिया। क्या रख दिया बेटे? क्रिस्टल रख दिया, कोई स्पेशल मटेरियल का बना हुआ। और हमने ये देखा कि जब लाइट इसके अंदर से निकली, ये जो क्रिस्टल है ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है, हमने जो डायग्राम है वो 2 डायमेंशनल बनाया है लाइक दिस। ये 3D के अंदर एक क्रिस्टल है। क्लियर? इसके अंदर से जब लाइट निकली तो हमने देखा कि इस क्रिस्टल ने इस लाइट की कुछ वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ वाइब्रेशंस को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। या फिर कुछ वाइब्रेशंस को इसने जाने दिया। मान लेते हैं कि ये वाली वाइब्रेशन इसने जाने दी और जो दूसरी वाइब्रेशंस थी वो उसने क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, तो इसे बोलेंगे बेटे पोलराइज्ड लाइट। इसे क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड लाइट। तो अब समझिए अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट में फर्क क्या है। अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। यहाँ वाइब्रेट्स से मेरा मतलब है इट विल चेंज इट्स वैल्यू इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद टाइम। क्लियर? लेकिन पोलराइज्ड लाइट में कुछ वाइब्रेशन, कुछ स्पेशल वाइब्रेशन वहां से एब्जॉर्ब कर ली गई और बची हुई वाइब्रेशंस को आगे जाने दिया। इस लाइट को बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्लियर? जो भी बॉडी ये काम करेगी उसे बोलेंगे पोलराइजर। उसे क्या बोलेंगे?
पोलराइजर। तो कई प्रकार के पोलराइजर हम यूज करते हैं। निकोल प्रिज्म जो है उसे भी हम, निकोल क्रिस्टल से बने हुए प्रिज्म को भी हम पोलराइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। कई स्पेशल पोलरॉइड ग्लास आते हैं, उन्हें भी हम पोलराइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। यानी निकोल प्रिज्म को और कुछ स्पेशल टाइप के जो ग्लास है उन्हें अगर हम लाइट के रास्ते में डाल दें तो वो लाइट को क्या करके भेजेंगे, पोलराइज करके भेजेंगे। अब वो क्या कर लेते हैं पोलराइज करते हुए, वो एक्चुअल में इसका खुद का एक प्लेन है बेटे, इसका खुद का क्या है, एक प्लेन है क्रिस्टल का। इस प्लेन के पैरेलल जो भी वाइब्रेशन होगी ना उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। इस प्लेन के पैरेलल जो वाइब्रेशन होगी उसे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। नहीं सॉरी गलत बोला। इस प्लेन के पैरेलल है उन्हें पास करने देगा, लेकिन इसके जो परपेंडिकुलर है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके परपेंडिकुलर जो है उसे क्या कर लेगा बेटे, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर हमें इसे इस प्रकार से दिखाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं। हाँ जी, देखो मेरी बात सुनो। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक स्लिट है। क्या है बेटे, स्लिट। स्लिट माने ऐसे समझ लो कि दीवार में एक ईंट निकाल दी हमने दीवार में से बाहर, तो सुराख हो गया ना दीवार में। अब हमने क्या किया, उधर वाले कमरे में दीवार में से एक ईंट निकाली, उधर वाले कमरे की उधर वाली दीवार जो है वहां पर एक रस्सी बांध दिया खींच के, और इस ईंट से होते हुए इधर निकाल लिया इस कमरे में। इतनी बात समझ आई। अब हम क्या करेंगे, एक झटका मारेंगे ऐसे रस्सी को अप डाउन। जब वो झटका मारेंगे तो वो जो रस्सी है वो इस प्रकार की वेव बनाएगी ना, ट्रांसवर्स वेव। तो मुझे बताओ क्या इस खाली हिस्से में से वो ट्रांसवर्स वेव निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, निकल पाएगी। क्यों, क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन है अप एंड डाउन उसी डायरेक्शन में इसकी अवेलेबिलिटी है स्पेस की। लेकिन अब मुझे बताओ अगर मैं इस प्रकार से झटका मारूं इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये इस प्रकार से होती हुई वेव इसमें से पास होएगी क्या, नहीं होएगी। क्यों, क्योंकि ये इसे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसे एक प्रकार का पोलराइजर का कंसेप्ट यहां से हम समझ सकते हैं। तो पोलराइजर क्या करता है, किरण ध्यान दो, आपका ध्यान बोर्ड पर नहीं है। पोलराइजर क्या करता है, पोलराइजर का जो खुद का प्लेन है उस प्लेन के पैरेलल जो भी वाइब्रेशंस आ रही हैं उन्हें तो वो आगे निकाल देगा, ये वाला कंसेप्ट। और जो उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन आ रही है उसे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसने क्या किया, आधी वाइब्रेशंस को रोक लिया, आधी वाइब्रेशंस को जाने दिया। इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो व्हाट इज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। 2 मिनट रुको बेटे। हाँ जी बेटे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पोलराइजेशन समझ आ गया। पोलराइजेशन क्या होता है बेटे, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट बाय ट्रांसफरिंग इट और पासिंग इट फ्रॉम सम ऑफ द पोलराइजर्स। और जो पोलराइजर है वो आपका निकोल क्रिस्टल से बना हुआ प्रिज्म हो सकता है या पोलरॉइड ग्लास हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करता है, कुछ वाइब्रेशन को ब्लॉक कर देगा और कुछ वाइब्रेशन को जाने देगा। तो जब ये वाइब्रेशंस को ब्लॉक करेगा तो कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी तो वहां कम होगी ना। भाई लाइट की इंटेंसिटी जो है, कितनी एनर्जी जा रही थी उसकी आधी एनर्जी भी तो उसने रोक ली। मान लेते हैं कि हमारे पास इस डायरेक्शन में से कुछ एनर्जी जा रही थी और इस डायरेक्शन में से कुछ एनर्जी जा रही थी। इसमें से ये डॉट वाली डायरेक्शन उसने रोक ली और ये वाली डायरेक्शन उसने जाने दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ वाली ये जो इंटेंसिटी है ये भी तो कम हो गई ना। तो लाइट की इंटेंसिटी जो है पोलराइजेशन की वजह से कम हो जाती है। और पोलराइजर में से गुजरने के बाद मान लेते हैं कि इस जगह पर लाइट की इंटेंसिटी आई है, तो जब ये इसमें से पास होगी तो I/2 इंटेंसिटी की लाइट हमें आगे मिलेगी। क्या इतनी बात समझ आ गई बेटे? तो ये था पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ polarizing unpolarized light या absorbing some of the vibrations with the help of some polarizers. And due to polarization, the intensity of light is reduced to its half of the previous value. इसकी पहले वाली वैल्यू से आधी हो जाएगी। एंड इट कैन बी डन बाय यूजिंग सम टाइप ऑफ क्रिस्टल्स एंड पोलरॉइड्स। कुछ क्रिस्टल और पोलरॉइड्स की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। बताओ बेटे मेरी बात समझ आई? हाँ, इसमें लाइट हाफ होगी, ठीक है, क्योंकि ये आधी वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर देता है और आधी वाइब्रेशंस को जाने देता है। पोलराइजर के रूप में कौन कौन काम करते हैं? पोलरॉइड ग्लास एंड निकोल प्रिज्म हमारे पास यूज होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट आता है बेटे, लॉ ऑफ मालस। लॉ ऑफ मालस। अब इस लॉ को समझाने के लिए चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मालस। देखो बेटे, मान लीजिए कि हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है। कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड। अगर मैं ये बात ना बोलूं कि अनपोलराइज्ड लाइट है तो क्या आप पहचान लेंगे कि अनपोलराइज्ड है कि पोलराइज्ड है? कैसे?
डॉट और एरो दोनों होंगे तो इसका मतलब अनपोलराइज्ड लाइट है। ये कैसी लाइट है बेटे? अनपोलराइज्ड लाइट। और अनपोलराइज्ड लाइट को हमने किस में से पास किया? पोलराइजर में से। किस में से पास किया? तो यहां हम लिख देंगे पोलराइजर। आपका जो डायग्राम है वो भी लेबल्ड होना चाहिए, ठीक। अब क्या करेगा, हम मान लेते हैं कि ये वाली जो वाइब्रेशन है ये इसके प्लेन के पैरेलल है, या इसकी ये जो एक्सिस है पोलराइजर की इसके पैरेलल है। तो फिर ये वाली वाइब्रेशन क्या हो जाएंगी? निकल जाएंगी आगे, और डॉट वाली वाइब्रेशन क्या हो जाएंगी? ब्लॉक हो जाएंगी। तो हम आधी वाइब्रेशन को आगे जाने देते हैं। तो ये वाइब्रेशन हमें यहाँ पर मिल गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ठीक है बेटे। अब ध्यान देना, ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, ये कैसी लाइट है बेटे? पोलराइज्ड लाइट है। अब लाइट पोलराइज हुई है या नहीं हुई है, इस बात को चेक करने के लिए हम एनालाइजर यूज करते हैं। इस बात को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एनालाइजर। अब एनालाइजर क्या है? वो भी पोलराइजर वाला क्रिस्टल ही है। एनालाइजर भी क्या है? वैसा ही सेम क्रिस्टल है। क्लियर हुआ? तो इसे हम क्या बोलेंगे? एनालाइजर। तो इसे हम एनालाइजर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये चेक करने के काम आ रहा है कि लाइट पोलराइज हुई कि नहीं हुई, लाइट पोलराइज हुई कि नहीं हुई। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो कैसे पता चलेगा? देखो बेटे, ये वाला जो पोलराइजर है हम इसकी एक्सिस मान लेते हैं, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस है। और सपोज करते हैं दोनों एक्सिस के बीच में एंगल है थीटा। दोनों एक्सिस के बीच में एंगल क्या है? तो लॉ ऑफ मालस क्या कहता है कि यहां से जो इंटेंसिटी लाइट की निकलेगी, यहां से जो लाइट बाहर आएगी हमारे पास आई, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। ये मालस लॉ का डेफिनेशन है। मालस लॉ ये कहता है कि इंटेंसिटी, ध्यान से सुनना, इंटेंसिटी एमर्जिंग आउट ऑफ द एनालाइजर, यानी दूसरे वाले क्रिस्टल से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, यानी सेकंड पावर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल? एक्सिस ऑफ टू पोलराइजर एंड एनालाइजर। पोलराइजर और एनालाइजर की एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसके कोसाइन यानी कोस थीटा के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या इतनी बात समझ आई? अब समझिए। अब अगर हम यहां पर आई, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो ये क्या आ जाएगा बेटे? आई नोट। क्या आ जाएगा? तो आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया लॉ ऑफ मालस। तो लॉ ऑफ मालस की डेफिनेशन लिख लोगे? इट इज सॉरी, according to law of Malus, the intensity emerging out of the analyzer will be directly proportional to cos square of cosine of angle between polarizer and analyzer, axis of polarizer and analyzer। ये लिख लोगे? उसके बाद ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये लिख लोगे? उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटाकर कांस्टेंट लगा दोगे आई नोट। व्हाट इज दिस आई नोट? आई नोट क्या है बेटे? आई नोट है ये जो लाइट यहां आ रही है उसकी इंटेंसिटी, दिस इज आई नोट। एनालाइजर के ऊपर जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसे हम क्या बोलेंगे बेटे? आई नोट बोलेंगे। बोलो, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? हाँ जी, सनी इधर ध्यान दो। अब यहाँ एक बड़ी बढ़िया बात आप बच्चों को बताता हूँ। आपके पास है अनपोलराइज्ड लाइट, कहाँ से पास हुई? पोलराइजर से। अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी हम मान लेते हैं आई। कितनी मान लेते हैं बेटे? तो जब अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज हो जाएगी पोलराइजर का यूज करके, तो आई नोट जो है वो कितना बच जाएगा? I/2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? और फिर यहां से जो लाइट यहां से निकलेगी, IE बोल देता हूं मैं इसे। IE का मतलब एमर्जेंट इंटेंसिटी, बाहर फाइनली निकलने वाली इंटेंसिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? I नोट cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज दिस I नोट? ये यहाँ पर है आपके पास। कोई दिक्कत? तो I नोट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन एनालाइजर। I नोट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी किस पर गिर रही है? जो फॉलिंग ऑन एनालाइजर। एनालाइजर पर गिरने वाली ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी उसे हम क्या बोल रहे हैं? आई नोट बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? अब देखो बेटे, अगर मान लीजिए कि इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, इस एंगल को सॉरी 0 डिग्री ले लेते हैं। अगर थीटा हमारे पास क्या हो? 0 डिग्री का मतलब दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल, तो फिर आई बराबर क्या होगा बेटे? आई नोट cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो ये आई नोट ही हो गया। इसका मतलब उतनी इंटेंसिटी निकलेगी जितनी उस पर गिर रही है, यानी ऑल इंटेंसिटी विल कम आउट। क्यों? क्योंकि अब वो फर्दर कोई भी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। देखो, हमने एक ईंट निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, इस कमरे की दीवार में से एक ईंट बाहर निकाल ली हमने। अगर उसके बिल्कुल फ्रंट में अगले कमरे की दीवार से भी एक ईंट निकाल लें
तो जो वाइब्रेशन ये वाला पास होने देगा वो वाइब्रेशन वो भी तो पास होने देगा ना। तो पोलराइजर जितनी लाइट पोलराइजर ने निकाल दी उसी लाइट को एनालाइजर भी निकाल देगा अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। उसमें से कुछ भी अपने पास नहीं रखेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन जैसे ही दोनों के बीच का एंगल हमने चेंज कर दिया, जैसे मान लीजिए कि ये पोलराइजर क्रिस्टल है और ये एनालाइजर क्रिस्टल है, ये दोनों की एक्सिस पैरेलल है। अगर हम इस एक्सिस को थोड़ा सा मान लीजिए एंगल चेंज कर दें, एंगल क्या कर दिया हमने? चेंज कर दिया, थीटा बना दिया कुछ, मान लो 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? √3/2। उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3/4। तो कितना लाइट निकलेगा? 75%। 3/4 का क्या मतलब? 75%। जितनी लाइट इंटेंसिटी एनालाइजर पर गिर रही है उसका 75% बाहर आ जाएगा और 25% वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं? अगर मान लीजिए हम 60 डिग्री कर दें एंगल दोनों के बीच का, थीटा 60 कर दें, तो cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो कितनी इंटेंसिटी बाहर निकलेगी? 1/4। I0 का 1/4 यानी 25% बाहर निकलेगी। तो कितना एब्जॉर्ब कर लिया? 75% एब्जॉर्ब कर लिया। बोलो बेटे बात समझ आई कि नहीं? तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं। यहाँ से क्या आते हैं? क्या न्यूमेरिकल आते हैं? आई दे देंगे आपको कुछ भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू दे देंगे। मान लो आई की वैल्यू ना दे, सीधा बोल दें कि आई इज द इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन पोलराइजर। आई इंटेंसिटी पोलराइजर पर आ रही है एंड एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री दे दें। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर? मेरा बात समझ आई? यहाँ आई इंटेंसिटी गिर रही है, यहाँ से कितनी इंटेंसिटी निकलेगी अगर थीटा 60 डिग्री हो? क्लियर? सिंपल बात। आई से यहाँ आते कितनी होगी? I/2। I/2 से यहाँ आते कितनी होगी? I/2 गुना cos स्क्वायर 60 डिग्री। I/2 गुना cos स्क्वायर 60 डिग्री। हाउ मच इज cos 60? 1/2। स्क्वायर करेंगे 1/4, तो I/4 इंटेंसिटी आ गई। I/4 आ गई क्या? नहीं, I/8 आ गई। I यहाँ पर, I/2 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? I/2 इंटू 1/4, तो ये क्या हो जाएगा? I/8। कई बार परसेंटेज में भी पूछ लेते हैं कि ये उसका कितना परसेंट है, तो I/8 है वो, I का कितना परसेंट है? 100/8। अरे 8वां हिस्सा हो गया, तो 100% टोटल होती है, उसको 8 से भाग कर दो, उतना परसेंट आ जाएगा। आया ना? कितना परसेंट हो गया? 12.5%, 12.5%। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सिंपल है कि मुश्किल है? तो पोलराइजेशन काफ़ी आसान है। लॉ ऑफ मालस भी हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, कब बिल्कुल भी इंटेंसिटी नहीं निकलेगी? अगर थीटा हम क्या कर दें? 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 0। तो एमर्जिंग लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? कहने का मतलब अगर हमारे पास ये पोलराइजर है और ये एनालाइजर है और ये दोनों एंगल 0 डिग्री बना रहे हैं, अगर मैं एक को ऐसे कर दूं, एक ऊपर की तरफ वर्टिकल, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये जिन वाइब्रेशन को जाने देगा, ये वाला उस वाइब्रेशन को ब्लॉक कर देगा। समझ गए मेरी बात? एक ईंट आपने इस दीवार में से निकाल रखी है ऐसे, और दूसरी ईंट आप अगली दीवार में से निकाल दो ऐसे, तो ये पहले वाली ईंट अप डाउन वाली वाइब्रेशन को क्रॉस करने देगी, आगे वाली रोक लेगी, तो कोई भी इंटेंसिटी आगे नहीं निकलेगी। ये वैसा वाला केस बन गया। बोलो बच्चों मेरी बात समझ आई कि नहीं? तो ये था हमारे पास पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन के साथ ही हमने क्या स्टडी किया? लॉ ऑफ मालस। और चलो एक क्लास का हमारा टाइम और बचता है पोलराइजेशन का, एक क्लास और वेव ऑप्टिक्स को हम खत्म करते हैं। क्लियर? तो वैसे तो हम अभी करने वाले थे, बट अब हमारा पीरियड का टाइम ऑफ हो गया है, तो कल सुबह की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।